बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन स्टार्ट किए थे और हमने उस पर 2 न्यूमेरिकल्स किए थे। आज हम ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे। प्रैक्टिस प्रॉब्लम में अगर आप उसके स्टेटमेंट को देखें तो आपको बता रहे हैं कि कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 11.6 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.750 ग्राम्स ऑफ CaCl2। दैट मीन्स कि जो सल्यूट दिया गया है आपको वो है CaCl2, जिसके ग्राम्स आपको दिए गए हैं। तो पहले तो हमें पता है कि हमें मोल्स ऑफ सल्यूट दिए जाते हैं, तो हमने पहले इस ग्राम को मोल्स ऑफ सल्यूट में कन्वर्ट करना है, फॉर विच वी नीड दिस मास इन ग्राम ऑफ CaCl2 एंड मोलर मास ऑफ CaCl2। ठीक है। दूसरा आप देखें तो सोल्यूशन जो है वो आपको दिया गया है सेंटीमीटर क्यूब में। तो फॉर मोलैरिटी एज वी नो वी मे हैव लीटर्स आर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। ठीक है। तो हमारे पास या क्या होना चाहिए, मस्ट हमें ये होना चाहिए कि हमारे पास या तो डेसीमीटर क्यूब में हो या लीटर में हो। ठीक है। तो हमने पहले इस सेंटीमीटर क्यूब को हमने कन्वर्ट करना है लीटर में या डेसीमीटर क्यूब में। ठीक है। क्योंकि लीटर और डेसीमीटर क्यूब आपके पास सेम क्वांटिटीज़ होती है, जैसे कि 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। ये हमने उन कन्वर्जन फैक्टर्स में पढ़ा था। अगर हम हल करने देखें तो हम हल कैसे करेंगे इसको, तो आप देखिए कि हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो आपके पास है उसको हल करें तो इस तरह होगा आपके पास कि सबसे पहले हमें नाउन डेटा लिखना है जो हमें पता है। और हमें क्या पता है कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमें पता है, दैट इज़ 11.6 सेंटीमीटर क्यूब। हमारे पास ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है। दूसरा हमारे पास जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स है वो कितना है, 0.750 ग्राम्स। ये हमने वहाँ पे हमें दिया गया था। अब हमें मोल्स ऑफ सोल्यूट मालूम करने हैं एंड डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन मालूम करना है फर्स्ट। ठीक है। फिर हमने मोलैरिटी मालूम करनी है इस सोल्यूशन की। ठीक है। तो पहले फॉर मोल ऑफ सोल्यूट के लिए हमें मोलर मास ऑफ सोल्यूट पता होना चाहिए। सोल्यूट इज CaCl2। तो अगर हम उसका मोलर मास मालूम करना चाहें तो हम इस तरह से करेंगे कि देखिए आपके पास यहाँ पे Ca के साथ कोई सब्सक्रिप्ट नहीं है, दैट मीन्स कि कैल्शियम 1 है यहाँ पे, तो हमने 1 लिखा। फिर हमने कैल्शियम का एटॉमिक मास हमें याद है, तो वो है 40। कितना है, 40। ठीक है। तो हमने 1 इंटू 40 किया, फिर हमने प्लस लगाया। अब देखिए तो Cl के साथ नीचे सब्सक्रिप्ट लिखा हुआ है 2Cl2 है, तो देट मीन्स कि Cl2 का मतलब होगा कि 2 क्लोरीन है। तो हमने यहाँ पे लिखा 2। कितना लिखा, 2 इज़ फॉर दिस 2। ठीक है कि ये 2 क्लोरीन है आपके पास। अब एक क्लोरीन का एटॉमिक मास जो है वो कितना होता है, 35.5। जो एटम का क्लोरीन के एक एटम का मास होता है जिसको हम एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन कहते हैं, दैट इज़ 35.5। यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो हम 2 इंटू 35.5 करेंगे। ठीक है। तो 40 इंटू 1 से आएगा 40, 41 सा 40 आपके पास आ जाएगा, जबकि 2 इंटू 35.5 से आएगा 71। क्या आ जाएगा, 71। अब इन दोनों को ऐड करें, समअप करें तो आपके पास आता है 111 और हम क्योंकि मोलर मास है तो हम लगाएंगे यूनिट उसके साथ ग्राम पर मोल। 111 ग्राम्स पर मोल इज़ द मोलर मास ऑफ CaCl2। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि अब हमें मोलर मास भी मालूम है, मास इन ग्राम भी हमें पता है, हमें दिया गया था। तो हम मोल ऑफ सल्यूट वी आर इन स्टेट के हम मोल ऑफ सल्यूट मालूम कर ले, हम इस हालत में है। ठीक है, मतलब हम इस कैपेबल हैं। अब मास इन ग्राम ऑफ सल्यूट आपको पता है और मोलर मास ऑफ सल्यूट भी आपने मालूम कर लिया है। तो मास ऑफ सल्यूट आपके पास था 0.750 ग्राम्स, जबकि मोलर मास 111 ग्राम पर मोल आया। तो 0.750 को अगर हम 111 पे डिवाइड करें तो आपके पास आता है 0.006756। ठीक है, 0.006756। ठीक है। तो ये आपके पास मोल्स ऑफ सल्यूट आए, तो हमने यहाँ पे इसके साथ यूनिट क्या लगाया, मोल। ठीक है। अब इसके बाद जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब हमें दिया गया था, दैट वाज 11.6 सेंटीमीटर क्यूब। हमने इसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है और हमने पढ़ा जब हम सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं तो वी डिवाइड द वैल्यू बाय 1000। ठीक है। तो जो वैल्यू सेंटीमीटर क्यूब में हमें दी गई हो उसको हमने 1000 पे क्या करना है, डिवाइड करना है। तो देखिए 11.6, देखिए वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब हमने करना है, तो 11.6 जो वैल्यू हमें दी गई है सेंटीमीटर क्यूब में उसको हमने 1000 पे डिवाइड करना है, तो आपके पास आ जाएगा 0.0116 डेसीमीटर क्यूब, 0.0116 डेसीमीटर क्यूब। अब ये देखें
तो आपको ये दो जो मोलरिटी के लिए जो दो रिक्वायरमेंट्स होती है, विच वन इज़ मोल ऑफ सल्यूट एंड द सेकंड वन इज़ डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशंस, तो वो आपको सोल्यूशन वो आपको पता है। अब वो दो चीज़ें आपको पता चल गई है, तो आप मोलरिटी के लिए आपको इक्वेशन मालूम है कि मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट यानी CaCl2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। अब मोल्स ऑफ सल्यूट आपके पास कितना था, 0.006756, तो हमने यहाँ पे लिख दिया, जबकि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपके पास जो डेसीमीटर क्यूब में आया था वो था 0.00100116 डेसीमीटर क्यूब। इस वैल्यू को इस वैल्यू पे डिवाइड करें तो आपके पास आता है 0.5824, ठीक है। अब मोल पर डीएम क्यूब भी आप लिख सकते हो उसके साथ इस तरह से, और इन दोनों की जगह अगर आप सिंपल लिखना चाहो तो आप एम लिख दे कैपिटल, तो ये भी मतलब होगा कि मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है। तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट वुड बी कि अगर आप 0.750 ग्राम्स ऑफ CaCl2 को 11.6 सेंटीमीटर क्यूब में डिज़ोल्व करें तो आपके पास उस सोल्यूशन की मोलरिटी जो होगी वो होगी 0.5824 मोलर सोल्यूशन आपके पास वो होगा, या जो उसकी मोलरिटी होगी वो होगी 0.5824 मोल पर डीएम क्यूब। ये आपके पास आंसर आया, क्या आया आंसर, ठीक है। ये या ये इन दोनों फॉर्म्स में आप इसको लिख सकते हो, या सिर्फ एम लिख दे या मोल पर डीएम क्यूब इस वैल्यू के साथ लिख दे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर कहीं पे कोई मसला है तो आप फिर पूछ सकते हो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपको पेज नंबर 164 पे आपको ये एक्टिविटी दी गई है, दैट इज़ एक्टिविटी 6.1। एक्टिविटी में आपने क्या करना है कि आपने प्रैक्टिकली एक सोल्यूशन बनानी है। वो सोल्यूशन किस चीज़ की है, कॉपर सल्फेट की, कॉपर सल्फेट जिसको हम ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं, ब्लू विट्रियोल, ठीक है। जो ब्लू विट्रियोल आपके पास होता है इसको हम जो अपने घरों में भी सुना होगा अपने माँ बाप को कहते हुए, इसको हम कहते हैं नीला तोता। क्या कहते हैं, नीला तोता जो आपके पास होता है, ठीक है। ये एक बहुत सारे फर्टिलाइजर्स में भी यूज़ होता है, एक मतलब कि ये जो आपके पास दरख्त वगैरह होते हैं उसमें जर्म्स वगैरह पंजाई वगैरह को किल करने के लिए भी यूज़ होता है। तो उसको इसकी आपने सोल्यूशन बनानी है, दैट सोल्यूशन हैज़ अ मोलरिटी ऑफ 0.500 मोलर, ठीक है। मतलब कि 5 मोलर आपने सोल्यूशन बनानी है उसको, तो कैसे बनाना है आपने, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या करना है, तो स्टेप वाइज करें। तो सबसे पहले स्टार्ट बाय कैलकुलेटिंग द मास ऑफ CuSO4.5:2। ये जो 5:2 साथ में लिखा हुआ है ये वाला, ये आपके पास असल में इसको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या कहते हैं, ये जो 5:2 आपके पास लिखा हुआ है इसको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अच्छा, यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा तो ऊपर मैं लिख देता हूँ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। इस 5:2 को हम कहते हैं, आपने बहुत सारे कंपाउंड्स के साथ आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कभी 10:2, कभी 24:2, कभी 5:2, कभी 2:2, कभी 1:2, जितना भी हो आपके पास, इसको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम इसकी क्रिस्टलाइजेशन करते हैं आपके पास इसका सोल्यूशन होता है और आप उसको हीट दे के उससे वाटर इवापोरेट करते हो, तो आपके पास जो बाकी रह जाता है उसमें थोड़ा बहुत आपके पास क्रिस्टल जो बनते हैं उसमें अक्सर थोड़ा बहुत पानी ये अपने साथ रोक के रखता है, तो उसको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जब ये सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, अगर आप इसको फर्दर हीट करते हो तो ये वाटर भी उड़ जाता है आपके पास, ठीक है। मतलब कि ये पानी भी तब उनके साथ नहीं रहता, फिर हम उसको एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट कहेंगे। जब इसके पास अगर कॉपर सल्फेट का फार्मूला आपके पास सिर्फ ये हो CuSO4, तो आपने कहना है कि ये एनहाइड्रस है। क्या है, एनहाइड्रस। एन मतलब कि इसमें पानी अभी नहीं है, ठीक है। जैसे आप कहते हो ना एन आइसोट्रोपिक या इस तरह से बहुत सारे टर्म्स होते हैं जिसके आगे एन लिखा होता है, ठीक है। तो एन इज़ आल्सो फॉर नेगेटिव मीन्स के लिए यूज़ होता है। तो एनहाइड्रस मीन कि इसमें अब पानी नहीं है आपके पास, ठीक है, ये ड्राई है आपके पास, ठीक है। तो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट आपने इसको कहना है फिर अगर इस तरह का फार्मूला हो, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ये वाला फार्मूला हो तो आपने कहना है कि ये हाइड्रेटेड है। क्या है,
हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो जिस भी चीज़ के साथ आपके पास ये वाटर का डॉट H2O लिखा हुआ हो, इसके साथ एक नंबर भी लिखा हुआ, तो आपने कहना है कि ये हाइड्रेटेड फॉर्म है, और अगर नहीं हो तो ये एनहाइड्रस होगा। ठीक है, क्लियर। अब देखिए, स्टार्ट बाय कैलकुलेटिंग द मास ऑफ CuSO4.5H2O नीडेड। आपने मास मालूम करना है। मेकिंग लीटर ऑफ दिस सोल्यूशन रिक्वायर्स, आपके पास जो सोल्यूशन जो इसका रिक्वायर्ड है, जितने लीटर आपको रिक्वायर्ड है उसमें आपने वो मास मालूम करनी है। अगर आपने 0.5 मोलर बनाना हो लेकिन आपको वॉल्यूम जो है वो सोल्यूशन का 2 डेसीमीटर चाहिए होगा, तो आपने फिर उसके मुनासिबत से मास मालूम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसका मतलब यह है कि मेकिंग अ लीटर ऑफ दिस सोल्यूशन रिक्वायर्स, जितनी लीटर्स आपको रिक्वायर्ड है, या 1 लीटर रिक्वायर्ड है या जितना भी रिक्वायर्ड है, उसके लिए आपको जितना मास ऑफ CuSO4.5H2O चाहिए तो वो आपने मालूम करना है। CuSO4.5H2O कॉपर सल्फेट। ठीक है, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, पेंट्रा वाटर या पेंट्रा डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड भी इसको कहते हैं। ठीक है, वाटर का नाम क्या है? डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड। क्लियर। तो ये आपके पास जो वाटर है ये उसका नेम है। ठीक है, वाटर का डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो स्टार्ट बाय कैलकुलेटिंग द मास ऑफ कॉपर सल्फेट डॉट 5 डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी वाटर नीडेड, जितना आपको रिक्वायर्ड है। मेकिंग अ लीटर ऑफ दिस सोल्यूशन रिक्वायर्स, जितना आपको रिक्वायर्ड है। 0.5 मोल ऑफ मोलर सोल्यूशन आपको पता है ना कि आपको रिक्वायर्ड है। यहाँ पे ये मोल लिखा हुआ है, तो ये आप मतलब कि मोलर ऑफ सल्यूट है तो फिर मोल सही है। ठीक है, मोल ऑफ सल्यूट। ठीक है, मोल ऑफ सल्यूट, मोलर नहीं करें। ठीक है, अगर सोल्यूशन था तो आपने फिर मोलर करना था इसको। अब कन्वर्ट द मोल्स ऑफ मास मोल्स टू मास बाय मल्टीप्लाइंग द मोलर मास ऑफ CuSO4.5H2O। अब आपको पता है कि मुझे 0.5 मोलर सोल्यूशन बनाना हो, कितना? 0.5 मोलर। और इसका मतलब क्या होगा कि हमने हाफ मोल को, मतलब कि 0.5 मोल को मैंने डिवाइड किया है, किसमें? डिज़ोल्व किया है 1 डेसीमीटर क्यूब में। ठीक है, अब 0.5 मोलर का मतलब आपको पता हो गया है कि 0.5 मोलर का मतलब होता है कि 0.5 मोल को हमने 1 डेसीमीटर क्यूब में डिज़ोल्व किया है। तो हमने मास कैसे मालूम करना है? तो हमें पहले मोलर मास मालूम होना चाहिए, और फिर हम इस मोल को मास में कन्वर्ट करेंगे। मोल को किस में कन्वर्ट करेंगे? मास में। अब ये मास में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? क्योंकि हमें तो मोलरिटी में मोल चाहिए, मतलब कि मोल चाहिए, और हम मास में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए कि मास को हम मेजर कर सकते हैं सिंपली कन्वीनियंटली बाय फिजिकल बैलेंस, जबकि हम मोल को हम नहीं कर सक रहे होते। तो इस वजह से हम पहले मोल को कन्वर्ट करेंगे इनटू मास। इस तरह से आपने इसको मालूम करना है। देखिए, स्टार्ट बाय कैलकुलेटिंग द मास ऑफ CuSO4 नीडेड, जो आपको CuSO4.5H2O का जो मास आपको रिक्वायर्ड है 0.5 मोलर सोल्यूशन बनाने में, तो वो आपने पहले मालूम करना है। फिर आपने उस मोल जो आपको पता है 0.5 मोलर सोल्यूशन से आपको पता है कि ये 0.5 मोल हमने लिया है, 1 डेसीमीटर क्यूब में हमने डिज़ोल्व किया है। तो 0.5 मोल को फिर आपने मास इन ग्राम में कन्वर्ट करना है बाय मल्टीप्लाइंग विद मोलर मास के साथ मल्टीप्लाई करके। अब मोलर मास ऑफ CuSO4 आप कैसे मालूम कर सकते हो? इस वैल्यू का, इसका मोलर मास आप मालूम करना हो तो आपने इस तरह करना है कि देखिए, आपने ये देखा मोलर मास ऑफ CuSO4। अब कितने एलिमेंट है इसमें? तो हम काउंट करते हैं, कॉपर है, सल्फर है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। ठीक है, मतलब कि 4 एलिमेंट है, कॉपर, सल्फर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है, 4 एलिमेंट हमने लिख के, कॉपर, सल्फर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 4 एलिमेंट है। अब देखिए तो कॉपर कितने हैं? तो 1 है। सल्फर कितने हैं? तो उसके साथ भी सब्सक्रिप्ट नहीं है, दैट मीन्स कि वो भी 1 है। ऑक्सीजन काउंट करें तो 4 ये हुए, और ये देखिए 5H2O में कितने ऑक्सीजन होते हैं? 5H2O ना, दैट मीन्स कि ये 5 इसके साथ भी मल्टीप्लाई है और ऑक्सीजन के साथ भी। तो 5 2s are 10 और 5 1s are, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ कुछ नहीं है ना, तो 5 1s are 5। दैट मीन्स कि 5 ऑक्सीजन इसमें है, कितने ऑक्सीजन है? 5। ठीक है, और 4 ऑक्सीजन ये सल्फेट में है, तो 4 और 5 कितने हो जाते हैं? 5 और 4 9 हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने 9 लिखा यहाँ पे कि 9 ऑक्सीजन है आपके पास। अब हाइड्रोजन काउंट करें तो 5 2s are 10 हाइड्रोजन है आपके पास। ठीक है, क्लियर। मतलब 5H2O का मतलब होता है कि आप H2O को 5 टाइम मल्टीप्लाई कर ले, तो 5H2O ऐड करें, H2O प्लस H2O। ठीक है, या आप डायरेक्टली 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 5 0, यहाँ पे 1 है ना इसके साथ, तो 5 1 जा 5 आ जाएगा और 5 2 जा 10। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे ऑक्सीजन 5 है और हाइड्रोजन कितने हैं?
10 है, ठीक है। इस तरह से आपके पास आपने ये मालूम करना है, ठीक है। अब देखें तो हमने ये 5 हाइड्रोजन जो आपके पास मतलब कि 1 कॉपर है वो हमने लिखा, फिर 1 सल्फर है वो हमने लिखा, फिर 4 ऑक्सीजन ये और 5 ये, तो हमने 9 ऑक्सीजन लिखे, फिर हमने 10 हाइड्रोजन लिखे। अब हमें एटॉमिक मास मालूम है, तो कॉपर का एटॉमिक मास आपके पास है 63.5, तो 1 इंटू 63.5 से यही आएगा। सल्फर का है 32, तो वो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इज़ 32, तो 32 आ रहा है यहाँ पे। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, 9 ऑक्सीजन है, तो इससे आएगा 144। हाइड्रोजन 10 है और एटॉमिक मास उसका है 1, तो आपके पास आएगा 10, ठीक है। अब इन सबको ऐड कर ले तो 5 0 0 0, तो इससे 5 आ जाएगा, 3 + 2 से 5 आता है, 5 + 4 = 9 आ जाएगा। 6 ये जो आपके पास 6 है, 6 + 3 9 आ जाएगा, 9 + 4 से 13 आ जाएगा, एंड 13 + 1 इज़ 14, 14 आ गया है। 4 हमने लगा दिया, 1 यहाँ पे हमने शिफ्ट कर दिया, फिर 1 + 1 = 2। दैट मीन्स क्या आ रहा है, जो मोलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट आ रहा है, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, दैट इज़ 249.5 ग्राम्स पर मोल। या इसका मतलब ये भी होगा, मोलर मास का हमने पढ़ा कि मोलर मास इज़ द मास कंटेंट इन 1 मोल। दैट मीन्स कि 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट फॉर .5H2O ये आपके पास है, CuSO4.5H2O, तो इसका मोलर मास जो होगा या इसका जो मास होगा, अगर 1 मोल आपके पास कॉपर सल्फेट हो हाइड्रेटेड, तो वो होगा 249.5, ठीक है। अब ये आपको पता है, आपने क्या करना है कि ये 0.5 मोल में आपने अब मालूम करना है कि उसमें कितने ग्राम्स होंगे। अगर आपको एक मोल में जितने ग्राम्स है वो पता है, तो आधे मोल में कितने होंगे, तो आपने क्या करना है, उसको 2 पे डिवाइड करना है। 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 124.8 ग्राम्स, ठीक है। और यही आपके बुक में, यही वैल्यू आपके बुक में दी गई है 124.8 ग्राम्स। तो ये आपने इस तरह से मालूम करना है, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे दी गई है, दिस मास इज़ कैलकुलेटेड, मतलब कि जो मास कैलकुलेट किया गया है, जो 0.5 मोलर सोल्यूशन के लिए हमें रिक्वायर्ड है, वो है 124.8 ग्राम्स। अब आपने क्या करना है कि 124.8 ग्राम्स आपके पास जो कॉपर सल्फेट है वो आपने एक फिज़िकल बैलेंस से मालूम करना है। एक फिज़िकल बैलेंस से आपने उसको मैयर करना है, मतलब जैसे तराजू होता है ना, उससे आपने मैयर करके आपने वो अपने साथ एक कागज़ पे ले लेना है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है कि उसको एक बीकर में आपने डाल के उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको हल करना है। पानी डाल के थोड़ा क्या करना है, हल करना है। सम वाटर में आपने उसको हल कर दिया है, फिर आपने उसी जो आपने बीकर में कॉपर सल्फेट को हल किया हुआ है, उसमें आपने एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, ये जो आपके पास है इसको वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क कहते हैं। क्या कहते हैं, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, ठीक है। ये जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क आपके पास होता है, इसमें आपने उसको प्योर कर देना है, उंडेल। तो उस जो बीकर में आपने थोड़े से पानी में कॉपर सल्फेट को हल किया हुआ है, वो आपने एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डाल दिया। वो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क की जो आपके पास जो उसकी कैपेसिटी हो वो 1 डेसीमीटर क्यूब होना चाहिए, ठीक है। ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क क्योंकि मुख्तलिफ साइज़ के होते हैं ना, तो आप में उसमें आपके पास 1 लीटर का भी होता है, यानी 1 डेसीमीटर क्यूब का भी होता है, 0.5 का भी होता है, 250 ml का भी होता है। इस तरह से बहुत सारे आपके पास होते हैं। अच्छा इसके बाद आपने क्या करना है कि उसमें जो 1 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क पे आपने उसको प्योर कर दिया है। आपने अब इसमें आपने उसी बीकर को, मतलब कि उसमें थोड़ा सा पानी रख के, उसमें कोई ट्रेसेस रह गए हो तो उसको ऐसे धोना है उस बीकर को, और वो भी इसमें आपने उंडेल देना है, ठीक है। इसके बाद जब आप ये साफ़ कर लो ये बीकर और आप इसमें उंडेल दो, उसके बाद आपने और पानी ऐड करना है। तब तक ऐड करना है जब तक इसका जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर वाले मार्क तक नहीं पहुंच जाता, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए 1 लीटर मार्क लिखा हुआ है, तो आपने इसमें पानी और डाल देना है, डालना है, तब तक डालना है जब तक कि 1 लीटर के बराबर नहीं हो जाता। फिर आपने क्या करना है कि 1 डेसीमीटर क्यूब मार्क तक जब ये पहुंच जाए, तो फिर आपने 10 टाइम इसको डिस्टॉपर एंड इन्वर्ट, इस तरह आपने इन्वर्ट करना है, मतलब कि ऐसे उल्टा करके फिर सीधा ऐसे करना है, यहाँ पे तंब रख के उसका मतलब जो होल है उसको बंद करके ऐसे आपने उसको मिक्सअप कर देना है, ठीक है। जो आपने मिक्स कर दिया है, कंप्लीट मिक्सिंग हो गई है जब उसकी, तो आपके पास ये जो अब सोल्यूशन आया है इस पर आपने टैग लगा देना है, ऐसे मतलब कागज़ वगैरह या कोई सोल्यूशन टेप या स्कॉच टेप आपने लगा देना है कागज़ वाला, और इस पर आपने लिखना है कि ये 1 मोलर सोल्यूशन 0.5 मोलर सोल्यूशन आपके पास जो है ये कॉपर सल्फेट का अब आपके पास तैयार हो गया है, ठीक है। इसी तरह से आप मतलब कि सोल्यूशंस बना सकते हो। जो भी आपके पास सोल्यूशंस होते हैं आपने उसको
अगर बनाना हो तो आप ऐसे प्रैक्टिकली उसको बना सकते हो। हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में आपने एक मास ऑफ सॉल्यूट लिया, आपको जैसे आपको जो मोलरिटी रिक्वायर्ड है उसी के बेस पे आपने मास ऑफ सॉल्यूट लिया, उसको लेके आपने थोड़े से पानी में हल किया, हल करने के बाद उसको वॉल्यूमेट्रिक ग्लास में कन्वर्ट किया, उसको वहाँ पे उंडेल दिया, प्योर कर दिया, फोर कर दिया, और फिर आपने क्या करना है कि उसमें और वो रिंस करना है बीकर को, ताकि उसमें अगर कोई ट्रेसेस रह गए हुए हो उस कॉपर सल्फेट के तो वो भी आपके साथ इस वॉल्यूमेट्रिक ग्लास में आ जाए। ये आपने लाजमन करना है, ठीक है। ये वॉल्यूमेट्रिक ग्लास, ये बीकर में अगर कुछ चीज़ें रह गई हुए हो और आपने उसको रिंस नहीं किया तो आपके पास ये मोलरिटी फिर उतनी नहीं होगी, तो फॉर एक्यूरेसी, ठीक है। आपने क्या करना है कि इस बीकर में अगर आपके पास है तो इसमें आप थोड़ा सा पानी डाल के इसको रिंस कर दे, उससे धो दे और इसमें डाल दे आप इसको, ठीक है। ऐसे मतलब ऐसे घुमा के आप इसमें डाल दें ताकि वो ट्रेसेस भी इस वॉल्यूमेट्रिक ग्लास में आ जाए, ठीक है। तब आपने जब ये ऐड हो जाए फिर आपने क्या करना है कि और पानी ऐड करना है, तब तक ऐड करना है जब तक इसका वॉल्यूम जो है वो आपके पास 1 डेसीमीटर क्यूब तक नहीं पहुंच जाता। अच्छा, यहाँ पे आपने एक एहतियात करनी है कि जब ये 1 डेसीमीटर क्यूब से वॉल्यूम थोड़ा सा कम रह जाए ना, तो फिर आपने इसको वैसे पानी ऐड नहीं करना बल्कि ड्रॉपर के ज़रिए करना है, आहिस्ता आहिस्ता से ड्रॉपर के ज़रिए। अब ड्रॉपर के ज़रिए आप क्यों करते हो, क्योंकि आप ताकि आपके पास जो 1 डेसीमीटर क्यूब वाला फ्लास्क है ना, वो मतलब कि 1 डेसीमीटर वाला मार्क है ना, उसके बिल्कुल एग्जैक्टली वहीं तक आप पहुंचा दो। अगर आप पर इसके ड्रॉपर यूज़ नहीं करते, तो आप डायरेक्टली पानी ऐड कर रहे हो तो ज़ाहिर बात है आपसे गलती से ज़्यादा पानी भी ऐड हो सकता है। तो अगर वो 1 डेसीमीटर क्यूब से ज़्यादा हो जाता है तो आपके पास मोलरिटी 0.5 नहीं रहेगी, ठीक है। तो आपने केयरफुली वो 1 डेसीमीटर क्यूब वाले मार्क तक डालना है। तो आपने पहले थोड़ा सा पानी ऐड करके उसके बाद जो ज़्यादा पानी ऐड करना है और पानी 1 डेसीमीटर क्यूब मार्क तक, ठीक है। ये जो यहाँ तक प्रेस कर आपने भरवा दिया है, यहाँ तक आपने भरना है। तो आपने ये बाकी पानी ड्रॉपर के ज़रिए करना है, पिपेट के ज़रिए करना है, ताकि आपके पास ये आहिस्ता आहिस्ता से इंक्रीज़ हो, ठीक है, ज़्यादा तेज़ ना हो, ठीक है। फिर आपने इसको ऐसे प्लास को ऐसे स्टॉपर लगा के, मतलब ये स्टॉपर डिप्लास्क मतलब ये होता है कि आप उस पर या तम लगा दिया कोई, आप उस पर वो स्टॉपर सा होता है एक, मतलब जैसे आप कॉर्क कहते हो ना, कॉर्क रबर का होता है या शीशे का होता है, वो आप उसमें डाल के आप उसको ऐसे, ताकि वो उससे बहे नहीं, और आप उसको ऐसे आपने इन्वर्ट करना है, फिर सीधा करना है, फिर इन्वर्ट करना है, फिर सीधा करना है 10 टाइम्स या जितना भी आपके पास हो, ताकि आपके पास वो कम्प्लीटली मिक्स हो जाए। जब कंप्लीट मिक्स हो जाए तो आपके पास जो सोल्यूशन आया है ये है 0.5 मोलर सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है। इसके साथ आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।